इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास से मुंह की खाई है। इस बार नेतन्याहू को पूरी उम्मीद थी कि मिस्र के काहिरा में चल रही होस्टेज डील पर हमास कुछ नरमी दिखाएगा, लेकिन फिर से हमास ने इजरायल को चेताते हुए ये वाजे कर दिया है कि वो इजरायल के साथ होस्टेज डील तब तक नहीं करेगा जब तक इजरायल उसकी तमाम मांगे ना पूरी कर ले। इस बार तो हमास ने सालिसी में शामिल मिस्र और कतर को भी आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया है कि बार बार वही पुरानी डील लेकर उसके पास ना आए जिसे वो ठुकरा चुके हैं, क्योंकि वो कभी पूरी नहीं होगी। इस बार नेतन्याहू के हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि बार बार वो हमास के आगे घुटने टेक रहा है, लेकिन हमास टस से मस होने को तैयार नहीं है। खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क का पीएम समझने वाले नेतन्याहू आज इतने बेबस हो गए हैं कि एक छोटे से समूह के आगे जमीनी जंग तक नहीं जीत पा रहे और ना ही अपने कैदियों की रिहाई करवा पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले इजरायली पीएम की हिम्मत टूटती नजर आ रही है, क्योंकि इस बार भी हमास ने इजरायल को ठेंगा दिखाते हुए साफ कर दिया है कि वो इजरायल के आगे नहीं झुकने वाला। द टाइम्स ऑफ इजरायल की खबर के मुताबिक हमास के एक सीनियर लीडर ने जुमेरात को कहा कि मिस्र ने हमारे लिए एक नई जंगबंदी तजवीज रखी है, लेकिन इसमें कुछ भी नया शामिल नहीं है। हमने वाजे कर दिया है कि हम अपनी पिछली किसी भी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। पिछले हफ्ते से चल रही मिस्र में होस्टेज डील को लेकर मीटिंग से एक बार फिर इजरायल के डेलीगेशन को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब कहा जा रहा है कि मीडिएटर्स मुल्क इस होस्टेज डील पर ईद के बाद नई तजवीज पर बातचीत का दौर शुरू करेंगे। इससे पहले हमास पॉलिट ब्यूरो के अफसरान ओसामा हमदान ने बेरूत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके मुताबिक हमास के जरिए लचीलापन दिखाने के बावजूद गजा जंगबंदी बातचीत में कोई अच्छी खबर नहीं आई। जब जब इजरायल ने हमास के आगे घुटने टेके और होस्टेज डील पर बात करने के लिए राजी हुआ, तब तक हमास ने साफ किया कि उसकी ये 5 मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी वो डील नहीं करेगा, जिसमें फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, इजरायली फौजियों की गजा से मुकम्मल वापसी, जंगबंदी के साथ उत्तरी गजा में बेघर फिलिस्तीनियों की वापसी और पूरी तरह से इमदाद पहुंचाने और इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिल होने की इजाजत देना है। हालांकि इजरायल को हमास की डील से इनकार के बारे में मिस्र के मीडिएटर से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला है। एक बेनाम इजरायली जराये ने हमदान की इस बात के बाद येनेट को बताया कि ऐसा मालूम होता है कि जमीन पर हमास के नेता याह्या सिनवार कैदी समझौते से बचने के लिए अपने पैर खींच रहा है। बातचीत में शामिल एक जराये के मुताबिक इस होस्टेज डील में सबसे बड़ी शर्त और इजरायल के लिए पेचीदा मसला उत्तरी गजा में बेघर फिलिस्तीनियों की वापसी, जो हमास चाहता है लेकिन इजरायल नहीं चाहता, क्योंकि इजरायल का शुरू से ही मकसद फिलिस्तीनी जमीन को कब्जाने का है और ये गजा में 6 महीने की जंग में उसे हासिल हो चुका है। अब अगर वो फिर से फिलिस्तीनियों को गजा में वापस आने की इजाजत दे देता है तो उसका जो असल मकसद है वो अधूरा रह जाएगा। इजरायल ने इस जंग को शुरू ही इसलिए किया था कि वो गजा और रफा पर फिलिस्तीनियों को बेघर करके वहां अपना कब्जा कर सके। गजा में तो वो अब तक कामयाब हो चुका है, लेकिन रफा पर अब तक इजरायल ने जमीनी कार्रवाई शुरू नहीं की है। अब देखना होगा कि इजरायल कितनी बार हमास के आगे झुकता रहेगा। नेतन्याहू इस बार बेबस और लाचार हो गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से हमास से समझौता करें, लेकिन ये बात तो समझ आ गई है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू, जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर पीएम समझते हैं, वो आखिर एक छोटे से ग्रुप से जीत नहीं पा रहे हैं। तहजीब टीवी लगातार 20 हफ्तों से रमजान के मुबारक महीने में भी उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल बना हुआ है, जो आपकी दुआओं और मोहब्बत का नतीजा है, जिसके लिए हम अपने नाजरीन के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तहजीब टीवी लगातार 20 हफ्तों से रमजान के मुबारक महीने में भी उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल बना हुआ है, जो आपकी दुआओं और मोहब्बत का नतीजा है, जिसके लिए हम अपने नाजरीन के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। केरल के वजीर आला पिनाराई विजयन ने दूरदर्शन चैनल पर फिल्म द केरल स्टोरी का टेलीकास्ट करने के फैसले की सख्त लफ्जों में मजम्मत की है। उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग को एक इंतखाबी कोशिश बताते हुए फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने को कहा है। पिनाराई ने जुमेरात को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये लोकसभा इंतखाब से पहले सूबे की अमन और चैन को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दूरदर्शन को बीजेपी और आरएसएस का इंतखाबी मशीन बताया। सीपीआईएम के सूबे के सेक्रेटरी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी इंतखाब से पहले फिल्म के जरिए माहौल बनाने की कोशिश में है। फिल्म की स्क्रीनिंग कर बीजेपी अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि भगवा पार्टी केरल में जगह बनाने में नाकाम रही है। बता दें, पिछले साल रिलीज हुई द केरल स्टोरी को लेकर केरल में तनाज़ा फैल गया था।
फिल्म को लेकर सूबे की हुकूमत ने जोरदार एहतजाज किया था, जिसके बाद मामला अदालतों में चला गया था। एनसीईआरटी ने 12वीं जमात की पॉलिटिकल साइंस की किताब से बाबरी मस्जिद, 2002 के गुजरात दंगे और अक़लियतों से जुड़े कई हिस्सों को हटा दिया है। हिस्सों को हटाने की वजह वाज़ेह करते हुए एनसीईआरटी के जिम्मेदारों ने बताया कि इसका मकसद तलबा के ऊपर से पढ़ाई के बोझ को कम करना है। ये पहली बार नहीं है जब एनसीईआरटी ने अपनी किताबों से मुतनाज़िया हिस्सों को हटाया है। एनसीईआरटी पर अपनी किताबों से उन हिस्सों को हटाने का इल्जाम लगातार लगता रहा है, जिससे मरकज की मोदी हुकूमत इत्तेफाक ना रखती हो। कुछ महीनों पहले भी जब एनसीईआरटी ने मुगलिया दौर से जुड़े हिस्सों को इतिहास की किताब से निकाल दिया था, तब भी इदारे पर सवाली निशान लगे थे। कई लोग इल्जाम लगाते हैं कि एनसीईआरटी में बैठे हुक्मरान मोदी हुकूमत के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी मुकर्रर करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख तलबा पर असर पड़ेगा और तलबा को दूसरे तालीमी इदारों में ट्रांसफर करने का हुक्म देना ठीक नहीं। इसके साथ ही यूपी हुकूमत एक्ट को लेकर जवाब भी मांगा है। 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को गैर आईनी मुकर्रर कर दिया था, क्योंकि कोर्ट ने एक्ट को सेकुलरिज्म के उसूलों के खिलाफ माना था। इसके अलावा यूपी हुकूमत को जल्द से जल्द नई स्कीम बनाने को कहा था, ताकि मदरसों में पढ़ रहे तलबा को मुल्क के तालीमी निज़ाम से जोड़ा जा सके। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश हुकूमत लेकर आई थी। एक्ट का मकसद सूबे के मदरसों की तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को रजिस्टर्ड कर माली मदद दी जाती थी। बीते सालों में उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत मदरसों पर सख्ती दिखा रही है। हुकूमत न सिर्फ मदरसों के सर्वे करा रही है, बल्कि उनकी फंडिंग और रख रखाव को लेकर भी नजर बनाए हुए है। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में जुटे पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के चूरू में अजीम जलसे को खिताब किया। इस जलसे में एक तरफ जहां उनके निशाने पर कांग्रेस रही, तो वहीं उन्होंने मुस्लिम खवातीन के लिए किए गए मोदी हुकूमत के कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने हर मुस्लिम खानदान की हिफाजत की है। अब मुस्लिम बहन के वालिद को ये फिक्र नहीं रहेगी कि कोई 2-3 बच्चे पैदा कर 3 तलाक बोल देगा। तो आगे क्या कुछ कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने, सुनवाते हैं। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है, और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पर तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता, वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर 3 तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हर मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन 3 तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। लोकसभा इंतखाबात शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपने अपने आखिरी दांव खेल रही हैं। इसी सिमत में आज कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने नई दिल्ली में एआईसीसी के हेड ऑफिस में मैनिफेस्टो जारी किया। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया है। बता दें, मैनिफेस्टो 5 इंसाफ और 25 गारंटी पर मबनी है। ये 5 इंसाफ हिस्सेदारी इंसाफ, किसान इंसाफ, खवातीन इंसाफ, लेबर इंसाफ और नौजवान इंसाफ है। मैनिफेस्टो में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का भी वादा किया गया है।
इस मैनिफेस्टो को जारी करते हुए कांग्रेस सदस्य खड़गे ने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो गरीबों के लिए वक्फ है। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी न किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है। तो वहीं कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात को लेकर बीजेपी का घेराव किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ये इंतखाब जमहूरिया और आइन को बचाने का इंतखाब है। और आगे क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। तो चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने गुजरात की 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने गुजरात की 3 लोकसभा सीट, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और वडोदरा के लिए अपने उम्मीदवार तय किए हैं। कांग्रेस की तरफ से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट के मुताबिक सुरेंद्रनगर संसदीय सीट से पार्टी ने ऋत्विक भाई मकवाना और जूनागढ़ लोकसभा सीट से हीरा भाई जोटवा को मैदान में उतारा है। इसके अलावा वडोदरा सीट से जसपाल सिंह पोधियार पर पार्टी ने भरोसा जताया है। आपको बता दें, कांग्रेस अब तक टोटल 235 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इससे पहले कांग्रेस ने 12 अलग अलग लिस्टों में 232 उम्मीदवार तय किए थे। शराब घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुतनाज़े में घिर गए हैं और ये मुतनाज़ा तब शुरू हुआ जब बीते रोज सुनीता केजरीवाल एक वीडियो के जरिए केजरीवाल का मैसेज पढ़कर सुनाया। दरअसल इस वीडियो में पीछे शहीद भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर के बीच अरविंद केजरीवाल की तस्वीर मौजूद थी, जिसमें केजरीवाल सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। अब जैसे ही उनका ये वीडियो आया, वैसे ही इस पर नई सियासी खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी के लीडरान ने इसे लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बता दें, बीजेपी लीडर परवेश साहिब सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शहीद आजम भगत सिंह जी और संविधान निर्माता बाबा साहेब जी की तस्वीर के बीचों बीच एक भ्रष्टाचारी की फोटो लगाना न केवल शर्मनाक है, बल्कि दोनों महान विभूतियों का अपमान है। पहले खुद झूठ बोलते थे, अब पत्नी से झूठ बुलवा रहे हैं। क्या इससे भी कोई न्यूनतम स्तर है आपका अरविंद जी? इतना ही नहीं, बीजेपी के अलावा भगत सिंह के साथ केजरीवाल की तस्वीर लगाने पर शहीद भगत सिंह के पोते युद्धविंदर सिंह ने भी वीडियो जारी कर नाराजगी जताई है। वहीं अब इस बीच अरविंद केजरीवाल की तस्वीर पर आम आदमी पार्टी ने सफाई पेश की है। दिल्ली के वजीर और आप लीडर आतिशी ने कहा कि केजरीवाल बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ चल रहे लड़ाई की एक उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने झूठे आरोपों पर गिरफ्तार किया है। आज अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के प्रतीक हैं। लोकसभा इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। संजय सिंह की रिहाई के बाद जहां पार्टी को थोड़ी राहत मिली थी, तो वहीं इस बीच इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली हुकूमत की वजीर आतिशी को नोटिस भेज दिया है। कमीशन ने ये नोटिस बीजेपी की शिकायत के बाद भेजा। इलेक्शन कमीशन ने आतिशी से 6 अप्रैल की शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा है। बता दें, आतिशी ने इल्जाम लगाया था कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली की वजीर आतिशी से कहा कि वो बीजेपी की गैर कानूनी खरीद फरोख्त की कोशिशों से मुतालिक अपने बयान को लेकर फैक्ट्स को कमीशन के सामने रखें। इससे पहले बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने आतिशी को मानहानि नोटिस भेजा था और अपने एक बेहद करीबी शख्स के जरिए से उन्हें बीजेपी में शामिल होने के दावे पर आवामी तौर पर माफी मांगने को कहा था।
वहीं अब इलेक्शन कमीशन के इस नोटिस पर आतिशी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस की खबर पहले भारतीय जनता पार्टी मीडिया में प्लांट करती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस देती है। लोकसभा इंतखाबात से पहले लीडरों के पार्टी बदलने का खेल जारी है। कोई कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा रहा है तो कोई बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम रहा है। मगर हाल के दिनों में देखा जाए तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वालों का पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को छोड़ एक के बाद एक कई लीडर जाने लगे हैं। वहीं इस बीच कांग्रेस पार्टी के लीडर हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया। हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस पार्टी बहुत सुस्त हो गई है, कांग्रेस बहुत आलसी हो गई है, मगर उसके साथ अलायंस करने वाले लोग उसको जगाने का काम कर रहे हैं। वो उनसे कह रहे हैं कि उठो, जागो, लड़ो और जीतो। हरीश रावत ने दावा करते हुए कहा कि हम हरिद्वार और उत्तराखंड की 4 सीटों पर जीत रहे हैं। टिहरी में मुकाबला कड़ा है और अल्मोड़ा में भी पार्टी का काफी दबदबा है। बहरहाल हरीश रावत के इस बयान के बाद अब उनके पाला बदलने को लेकर भी सियासी कयासबाजी शुरू हो गई है। ताहम कांग्रेस पार्टी से पाला बदलने वालों को लेकर हरीश रावत ने कहा कि इंतखाब के वक्त इस तरह के मामले देखने को मिल जाते हैं। केरल में इंडिया इत्तेहाद मुश्किलों में नजर आ रही है। इत्तेहाद में शामिल पार्टियों ने कांग्रेस पर दूसरी पार्टियों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी ने वायनाड में रैली की थी, जिसमें द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग के परचम और बैनर गायब थे। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला पेश आया है। 2019 के लोकसभा इंतखाब के दौरान भी परचम और बैनर को लेकर पार्टियां आपस में टकराई थीं। केरल के वजीर आला पिनाराई विजयन ने कांग्रेस पार्टी की मजम्मत करते हुए कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी इत्तेहाद का हिस्सा है, इसलिए उनको रैली से बाहर रखना गैर मुनासिब है। कांग्रेस को बड़ा दिल और हिम्मत दिखानी होगी ताकि इत्तेहाद की सभी पार्टियां एकजुट रहें। कई लोगों ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से दूरी सियासी फायदे के लिए बना रही है। लोकसभा इंतखाबात से पहले सीपीआईएम ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। सीपीआईएम ने मैनिफेस्टो में यूएपीए, पीएमएलए, सीएए कानून और हेट स्पीच जैसे कई मुद्दों को शामिल किया। जुमेरात को सीपीआईएम की पोलित ब्यूरो ने मैनिफेस्टो आवाम के सामने रखा। 64 पन्नों के दस्तावेज को जारी करते हुए सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी ने कहा कि आज कुछ ताकतें मुल्क को तोड़ना चाहती हैं। इन ताकतों का मकसद मुल्क को बांटना और सियासी फायदे के लिए खास तबके के लोगों को दरकिनार करना है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाब मुल्क को बचाने के लिए हैं। आज मरकज की मोदी हुकूमत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जहां गैर हिंदुओं से नफरत किया जाएगा। मैनिफेस्टो में सीएए कानून को वापस लेने पर खासा जोर दिया गया है। कानून को नफरती बताते हुए इसे हुकूमत में आते ही रद्द करने का वादा किया गया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।